बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट जहाज़ मिनास डिबेट ऑफ द वीक के साथ आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फ़िरदौस जमाल साहब और उबैदुर्रहमान शफ़ीक साहब। हमेशा की तरह आज के जो मौजू हैं उनको सऊदी वलीअहद फरवरी में दौरा पाकिस्तान, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या लेके जाएंगे, उस बारे में बात करेंगे। ईरानी सफ़ीर पाकिस्तान में आजकल बड़े मुतरक नज़र आते हैं। कभी आर्मी चीफ से मुलाकातें, कभी वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान से मुलाकातें और मुख्तलिफ, कभी वज़ीर इत्तलाआत के दर पे, कभी किसके दर पे, कभी किसके दर पे। उस पर भी हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, अपने दोस्तों से राय लेंगे। और शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की एयर ब्लू तो कामयाब हुई, हम सारे पाकिस्तानियों ने देखा, लेकिन PIA उनके दौर में क्यों कामयाब ना हो सकी, उसकी वजूहत सामने आ गई हैं कि अपनी एयर ब्लू में तो वो अच्छे लायक पायलट भर्ती करते रहे, लेकिन PIA के लिए उन्हें अंडर मैट्रिक पायलट मिलते रहे। CPEC के 40 अरब के जो कर्जा जात पाकिस्तान ने लिए हुए हैं, उनके बारे में एक आज वाज़े ट्वीट आई चीनी सफारतखाने की तरफ से, उनकी तरफ से तरदीद भी आ गई कि क्या वो कर्ज़े किस मद पे लिए गए हैं, किस सूरत हाल में लिए गए हैं। उनके बारे में जो शहमगोइयाँ हो रही थी पाकिस्तानी मीडिया में या मुख्तलिफ अखबारात में या फेसबुक और ट्विटर सोशल मीडिया पर, उसकी उन्होंने तरदीद कर दी। और फ़ौजी अदालतों में तोसी का मसला भी आ गया है जी। तो फ़ौजी अदालतों की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने जा रही है। अब देखना है कि हुकूमत उसमें तोसी करती है या नहीं। जब सारी हुकूमतें तकरीबन पंजाब, सिंध और वफाक अपने अपने मसाइल में फंसी हुई हैं, क्या वो पाकिस्तानियों के मसाइल की तरफ भी देखेंगी? क्या वो पाकिस्तानियों के इस हक़ की तरफ देखेंगे कि इन फ़ौजी अदालतों से पाकिस्तानियों को कितना रिलीफ मिल रहा है? सिंध में पीपल पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है या वफाकी हुकूमत बनाने जा रही है, इस बारे में आज बात करेंगे। और देखते हैं कि क्या पीपल पार्टी की हुकूमत को वहाँ से नाकामी होती है या कामयाबी होती है। लेकिन वहाँ पे एक और साथ ख़तरा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खड़ा हो गया है। पंजाब हुकूमत डगमगा रही है, 21 वोटों की सिर्फ बरतरी है पंजाब में। और पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने काफ लीग से, पीपल पार्टी से, आज़ाद अरकान से और नाराज़ अरकान तहरीक इंसाफ के उनसे रब्ते करने शुरू कर दिए हैं और उनसे कहा है कि आएँ हम आपको अच्छा पैकेज देंगे। अब देखते हैं कि लालच जीतती है या नज़रिया, इस बारे में भी बात करेंगे। और सबसे आखिर में एक बड़ी अहम स्टोरी और बड़े चौंका देने वाले इंकशाफात राह के बारे में होंगे। आप हमारा प्रोग्राम एंड तक देते रहिए और अपना फ़ीडबैक हमें मुख्तलिफ ज़राए से जहाँ आप दे रहे हैं देते रहें। आपका फ़ीडबैक हमें बड़ी अहमियत का हामिल है और हम इसे ऑब्ज़र्व करते हैं। फ़िरदौस जमाल साहब वेलकम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। उबैदुर्रहमान शफ़ीक साहब, आप कैसे हैं? कैसा हफ्ता गुजरा आपका? अच्छा गुजरा। चले माशाल्लाह जी, आपका तो हफ्ता अच्छा गुजरा है, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ हुकूमत पाकिस्तान का हफ्ता जो है वो ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। हम पहले मुस्बत बातों की तरफ जाते हैं। आपका गिला ये रहता है कि हम आपसे प्रोग्राम शुरू नहीं करते। सऊदी वलीअहद फरवरी में दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं, इस हवाले से दुनिया में भी बहुत बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के हवाले से बात की जा रही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन जो सऊदी वलीअहद का दौरा है और दुबई के जो शेख हैं, शयूख हैं, उनका जो दौरा है पाकिस्तान का, उस हवाले से एक हमने देखा इंटरनेशनल मीडिया में एक बात ये हो रही है कि वो कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। क्या आपके पास कोई है ये इल्म इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत नवाज़िश जनाब हज़रत साहब, आज आपने पहले मुझे वक्त दिया, बहुत नवाज़िश आपकी। देखें, जो सऊदी अरब के अगर हम अंदरूनी उनके हालात देखें तो वो अंदर बहुत आगार पछाड़ हो रही है। उनको अपनी इकनॉमी को, वो सूरत हाल को बेहतर करने के लिए वो बहुत पेशरफ्त कर रहे हैं और वो एक नया सेटअप पूरा से इंस्टॉल कर रहे हैं मुल्क के अंदर। इस वजह से हम देखते हैं कि जो सऊदी वलीअहद है वो काफ़ी देर से बाकायदा तौर पर किसी रस्मी दौरे पर नहीं गए, और अब अगर वो काफ़ी देर के बाद जा रहे हैं तो पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो ये एक आप समझ लें कि जो पूरी स्ट्रेटजी है सऊदी अरब की वो बिल्कुल वाज़ेह हो रही है इससे कि सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान के साथ बहुत मजबूत और बहुत गहरे ताल्लुक़ चाहता है। और ये ताल्लुक़ होने भी चाहिए सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इस पूरे खित्ते की जो सूरत हाल है उसको अगर हम देखें तो उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान अगर मिल के रहेंगे, सऊदी अरब पाकिस्तान एक लाइन पर रहेंगे, तो पूरे खित्ते में सऊदी अरब के भी लिए उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और पाकिस्तान के लिए भी की जा रही है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है जी। वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, वो बिल्कुल वाज़ेह है। सऊदी अरब चाहता है इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि सऊदी अरब जो आपका एक पूरा कॉरिडोर बन रहा है, ज़्यादा सऊदियों की जो ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो ग्वादर के अंदर मेन हो रही है। उसके अलावा जो वहाँ पर एक हाइड्रो प्लांट बन रहा है कराची से थोड़े से फासले के ऊपर, उसके अंदर सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और सऊदी अरब उसके अंदर ऑयल रिफाइनरी भी है, हाइड्रो प्लांट है उसके अंदर। उसके बाद फिर ग्वादर के अंदर जो है वो सऊदी अपने स्टेक लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ आलमी तौर पर जो आलमी मीडिया है और आलमी बरादरी
है उसको एक नज़र नहीं पा रही, और वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्यों सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। और अगर हम ओवरऑल बात करें, कल हमने अपने प्रोग्राम में भी इस हवाले से बात की थी कि सऊदी अरब के अंदर टेक्नोलॉजी का एक नया दौर आ रहा है, सऊदी अरब बहुत आगे जा रहा है। उमूमी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया ये दिखाता है कि सऊदी अरब जो है वो टेक्नोलॉजी के हवाले से या मॉडर्न एजुकेशन है या जो जदीद टेक्नोलॉजी है उस हवाले से बहुत पीछे है। अभी पिछले हफ्ते सऊदी अरब ने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो दुनिया के मॉडर्न मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं उन्होंने 48 घंटे के अंदर एक वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए से जो पहले चीज़ आप विजुअलाइजेशन में देखते थे, जो आप कंप्यूटर के अंदर देखते थे, उन्होंने 48 घंटे में एक पूरा घर तमीर कर दिया। फिर ये जो भी जनार्दिया का मेला हुआ उसका 3D प्रिंटर के जरिए, हाँ जी, 3D प्रिंटर के जरिए वो पूरा घर 48 घंटों के अंदर तमीर किया है। ये पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है। उसके बाद फिर जो जनार्दिया का मेला हुआ उसके अंदर सऊदी अरब ने जो सऊदी इंजीनियर्स बाकायदा तौर पर उन्होंने जो उनका ड्रोन है सकर 1-2 उसके दो नए वर्जन सकर 3 और सकर 4 उन्होंने वहाँ पे पेश किया और वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। तो सऊदी अरब टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत आगे जा रहा है। फिर जैसे हमने, यानी क्या पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया कोई टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करना चाहता है? सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी इस वक्त जो सऊदी अरब का इंटरेस्ट है वो अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलप करना है। और जो आलमी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जब चाइना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया वैसे भी दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहाँ ई गवर्नमेंट का सिस्टम है। चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो इंटरनेशनल इदारे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अगले नेक्स्ट इन 5 ईयर्स इसके डिजिटल एरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे पाकिस्तान का क्योंकि जब चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो जो टेक्नोलॉजी चाइना यूज़ कर रहा है जैसे कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है और जो माइक्रो इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, वो चाइना उसके अंदर खुद कफील होने जा रहा है और दुनिया की एक बहुत बड़ी पावर बन रहे हैं टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो जाहिर बात है ये टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में भी आएंगी। तो सऊदी अरब का एक इंटरेस्ट है कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ शामिल होता है तो इस टेक्नोलॉजी के दौर के फायदे के सूरत में वो चाइना से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। जाहिर बात है जब आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट का एक प्रोजेक्ट होगा उसमें पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी शामिल होंगे, चाइनीज भी होंगे, अगर सऊदीज भी हैं तो वो भी शामिल होंगे, तो मिलके एक टेक्नोलॉजी जो है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी सऊदी अरब ले सकता है वहाँ से। फिरदौस साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो जैसे थे अब भी वैसे। आप सुनाएं मिजाज कैसे? बहुत अच्छे हैं जी माशाल्लाह। फिरदौस साहब, आप उबैदुर रहमान ने बड़ा अच्छा इसका तज़किया कर दिया, उन्हें इनके पास जो मालूमात थी वो शेयर की। पाकिस्तानी अवाम जानना चाह रहे हैं कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या तैयारियां की, क्या इस हवाले से सफारती मिशन जो है हमारा वो एक्टिव है, दूसरा वो अपने जो दायरा कार उसमें वो कोई काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपने जो गुजारिशात हैं वो पेश कर रहे हैं कि आप इस सेक्टर में आएँ, इस सेक्टर में आएँ, मालूमात जो हैं वो सऊदी अरबिया तक पहुँचा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो सऊदी पाकिस्तान में जाएंगे तो ईरान के क्या उस पर तहफ़्फ़ुज़ात या बातें होंगी और उसमें वो क्या करने जा रहे हैं, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उबैद साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ चीज़ें सामने रखी। मैं इसमें मज़ीद ही इजाफ़ा कर सकूँगा कि साल 2019 जो आ रहा है वो पूरे ख़ित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो एक तब्दीली का साल होगा, इस लिहाज से कि दुनिया की जो सियासत है उसमें एक मेजर तब्दीली आएगी। वो तब्दीली आएगी इक़्तिसाद के हवाले से, इकनॉमिक्स के हवाले से। लोग जो है उसकी तरफ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि जी सबसे बड़ा जो इशू था शुरू में दहशतगर्दी, अब दहशतगर्दी सेटलमेंट हो रहे हैं हर जगह पे, दहशतगर्दी के मसाइल, दहशतगर्दी बड़ा इशू नहीं रहेगा। इससे निपटने के लिए जो सऊदी अरेबिया का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, एक वो टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया के पास है, दूसरा वो अमेरिका के पास है। दुनिया में दो ही ममालिक हैं जिनके पास कमांड एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, तो उस हवाले से पाकिस्तान को मदद दे सकते हैं सऊदी अरेबिया? बिल्कुल दे सकते हैं। मैं उस तरफ आ रहा था कि साल 2019 में अब तो हम शुरू से अब सुन रहे हैं कि जी सऊदी वली अहद भी पाकिस्तान आएंगे और इसी तरह इमारात के वली अहद भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे आपको याद होगा कि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में हमारे सुफरा कॉन्फ्रेंस हो गई है, 2 दिन की सुफरा कॉन्फ्रेंस वजारत ख़ारिजा में, जिसमें पाकिस्तान के जो सफ़ीर पूरी दुनिया में थे वो वहाँ पे जमा हो गए। तो उनको बुनियादी तौर पे वहाँ जो अहदाफ दिए गए, जो टारगेट्स दिए गए, वो 2 तरह के थे। एक तो ये कि पाकिस्तान के जो ताजिर हैं बाहर इन्वेस्टर्स को लेकर आए आप अपने मुल्क में, दूसरे कि वहाँ की जो शख्सियात हैं, वहाँ के हुकूमती अहलकार हैं, उनको पाकिस्तान लेकर आए। एक मुल्क का अगर कोई वज़ीर आज़म आपके मुल्क में आता है, उनका कोई हुकूमती शख्सियत आती है, उसका मतलब ये होता है उसके साथ तिजारत भी आती है, उसके साथ आपके मुआहिदे भी होते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट्स भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वली अहद पाकिस्तान जब जाएंगे तो बहुत बड़ी तब्दीली होगी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी, जिस तरफ उबैद साहब ने इशारा किया गवादर वगैरह में। तो खुशामदीद कहना चाहिए और पाकिस्तानी कौम उनका इंतज़ार कर रही है। बयानात आपके सामने है, फवाद चौधरी साहब ने उनका पेशगी इस्तकबाल किया। इस तरह कई हुकूमती और गैर हुकूमती जो अरकान है वो उनका इस्तकबाल कर रहे, तैयारियाँ हो रही हैं उनके यहाँ। ठीक है। इस फरवरी में
कौम जो है PSL में भी मशगूल होती है, और फरवरी में जब वलीअहद पाकिस्तान जाएंगे तो जो ईरानी सफ़ीर हैं वो आजकल पाकिस्तान में बड़े एक्टिव हैं, हर दर पर वो हाज़िरी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सऊदी अरेबिया के मुतबादिल ईरान कोई पैकेज पाकिस्तान को ऑफ़र कर सकता है? देखो ईरान क्या पैकेज ऑफ़र करेगा, खुद ईरान भूख से मर रहा है, वहाँ पे लोग मुजाहरे हो रहे हैं। आज के दिन ही ईरान में इतने बड़े पैमाने पे, हम अभी स्टूडियो में दाखिल होने से पहले मैं देख रहा था तेहरान यूनिवर्सिटी का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे मुजाहरे हो रहे हैं, गुर्बत थे, अफलास है। ईरान तो खुद पाबंदियों का शिकार है। थोड़ा सा बता दें तेहरान यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? तेहरान यूनिवर्सिटी की बुनियादी तौर पर 2-3 दिन पहले तेहरान यूनिवर्सिटी की एक बस जो थी वो एक्सीडेंट हो गई, और बस के हादसे में कोई 10 तालिब इल्म जान भाग हो गए, 27 ज़ख्मी हो गए। उसके बाद जो है उन्होंने, जो अवाम है, जो तालिब इल्म वहाँ पे वो थे, बुनियादी तौर पे काबिल तलबा थे और बहुत उन पे कौम ने खर्चा किया था। तो उनके फिर अवाम ने अपने तौर पे उन्होंने कहा कि भाई इस हादसे की बुनियादी वजह क्या है। तो उन्होंने देखा कि उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बिल्कुल नाकारा है, जो बसें थी वो खटारा बसें थी और वो सारा कुछ। तो अभी अवाम ने हर शहर में निकले मुतालबा करते हुए कि जी कोई इशू मिल जाता है, एक तो ये मतलब हुकूमत जो यूनिवर्सिटी है उस इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, और दूसरा जो उनका सुप्रीम लीडर है मुर्शिद आज़म, उसके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी हो जाए इन तलबा के मौत के। तो फिर उसके साथ लोग दूसरे जो उनके बहुत बड़े पैमाने पर जब इस तरह के अवामी मुजाहरे होते हैं तो फिर लोग अपने दूसरे एजेंडे भी रखते हैं। वहाँ गुर्बत है, वहाँ पे इस्तेहसाल है, वहाँ निज़ाम की जो है वो है, फांसियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर अगर ऐसी सूरत हाल में ईरान नहीं है तो ईरानी सफ़ीर जो पाकिस्तान में, देखो ईरानी सफ़ीर, देखो 2 चीज़ें हैं। आपके मुल्क में कोई भी मुल्क का सफ़ीर होता है तो वो 2 काम करने की कोशिश करता है। एक तो ये होता है आपके दोस्त ममालिक हैं जो चाहते हैं कि आपके उन ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, वो आपके पास इन्वेस्ट लेकर आए, आपके तिजारती, सकाफती, कल्चरल ताल्लुकात अच्छे हो। दूसरे कुछ ममालिक ऐसे होते हैं वो, ठीक है ना, आपके एक आलमी उन कवानीन की वजह से आप मजबूर हैं कि उनको अपने मुल्क में रखें, उनके मुल्क में सफारत खाना रखें। वरना तो ऐसे है कि उनका टोटल जो काम होता है वही होता है कि आपके मुल्क को डिस्टर्ब करे। आपके मुल्क के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर आता है उसको जो है ना किस तरह, जैसे हिंदुस्तान है, अब हिंदुस्तान के सफारतकार हमारे मुल्क में है ना, हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं ना वो हमसे। लेकिन वो हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट की बात आई, हमने CPEC की बात की या हमने ग्वादर की बात की, हम किसी भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हम बलूचिस्तान में अमन की बात करते हैं, तो वहाँ जहाँ पे हमें दुनिया की मुख्तलिफ एजेंसियाँ काम करती नज़र आती हैं, तो मुख्तलिफ रुकावटें नज़र आती हैं, वहाँ हमें एक सबसे बड़ा जो बरदर इस्लामी मुल्क सहूलतकार के तौर पर नज़र आता है वो ईरान है। देखो ईरान हमें अभी बुनियादी तौर पर ईरान के आपने बात की कि हुनरमंद दोस्त जो उनके सफ़ीर हैं वो टोटल उनका इस वक्त जो है, सबसे पहले तो उन्होंने ये कोशिश की जब इमरान खान साहब नहीं, इमरान खान साहब अभी हुकूमत में आए थे तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा हमारे मीडिया के जरिए ये किया कि इमरान खान साहब पहला दौरा ईरान का कर रहे हैं। तो उससे थोड़े से लोगों को, जो लोगों ने फतवे भी लगाया, इमरान खान देखो जी उनका एजेंट था वगैरह, लेकिन इमरान खान को ब्रीफ किया गया हमारे इदारों ने और जो समझते थे ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है। तो इमरान खान साहब ने 2 दौरे किए यहाँ के। तो पहला हदफ तो उनका ये था, जो हुनरमंद दोस्त था उनका, कि भाई किसी तरह से इमरान खान को ईरान लेके जाया गया है और एक प्रोपेगेंडा किया जाए। इमरान खान भाई उन्होंने तो वहीं जाना था जहाँ से कुछ मिल जाए, ठीक है ना। ईरान को, उसको पता था ईरान के पास अपने कुछ नहीं। फिर उसके बाद ईरान के जो सफ़ीर थे उनका मिशन थोड़ा सा तब्दील हो गया, सऊदी अरब जाने से तो उन्होंने नहीं रोक सके। अब उनका मिशन ये कि इमरान खान साहब को ईरान का एक दौरा कराना है। लेकिन इमरान खान साहब इतने मीटिंग्स पे मीटिंग्स वो मसरूफ हैं, वो ईरान के साथ बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसको पता है कि इमरान खान के पास अभी वक्त नहीं है, वो मसरूफ है। और ईरान के पास देखो मलेशिया चले गए, मलेशिया से इन्वेस्टमेंट आई, आपको याद होगा मलेशिया के सफ़ीर को खड़ा करके वहाँ पे सुफरा कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने अप्रिशिएट किया ज़करिया को, उनको कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो वो टोटल इमरान खान का फोकस ये कि भाई आप उन मुल्कों में जाएं जहाँ से आपको कुछ मिल सकता है, इन्वेस्ट आ सकती है। तो ईरान अभी बुनियादी तौर पर जो कर रहा है, उनका सफ़ीर वो टोटल ये कर रहा है कि कम से कम पाकिस्तान को सऊदीया के करीब आने दिया जाए, मज़ीद करीब होने से रोका जाए, और कुछ नहीं करना चाह रहा। ठीक है। ईरानी सफ़ीर पै दर पै मुलाकातें कर रहा है आर्मी चीफ से, दूसरी तरफ बॉर्डर पे हमने देखा पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है वहाँ पे बदअमनी फैला रहा है। तो इसकी क्या वजूहत हैं, क्या मकासद हैं उनके?
देखें, ईरान के हवाले से अगर हम बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ईरान अपनी जो साख है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, और ईरान के जो पाँव हैं वो पाकिस्तान के अंदर मज़ीद कमज़ोर हो रहे हैं। पिछले हम गवर्नमेंट में देखें तो बाकायदा तौर पे मीडिया के अंदर ये आप समझ लें कि पूरी एक गूंज हमें सुनाई देती थी कि इमरान खान साहब जो है वो ईरान नवाज़ हैं और उनको पर ईरानियत नवाजी के ताने भी लगाए जाते थे। इसमें हो सकता है कि ईरान की भी कोई साजिश हो कि जैसे वो हुकूमत में है तो पहले से एक परसेप्शन क्रिएट हो जाए, और नून लीग का भी इसमें फ़ायदा हो सकता था। बहरहाल जब उनके ऊपर ईरानियत नवाजी का, उससे पहले यहूदियत नवाजी का भी लगा, तो मीडिया के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, तो उस कंट्रोल के ज़रिए से उन्होंने ये परसेप्शन क्रिएट किया। और आफ्टर दैट जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो ज़मीनी हक़ाइक़ तो बहुत मुख्तलिफ होते हैं, मीडिया जो परसेप्शन क्रिएट करता है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। तो इमरान खान साहब सऊदी अरब में आए और बाकायदा तौर पर सऊदी अरब की तरफ पाकिस्तान का झुकाव ज़्यादा हो गया, सऊदी अरब का पाकिस्तान की तरफ झुकाव हो रहा है। फिर खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, उस खित्ते के अंदर अगर पाकिस्तान और सऊदी एक साथ खड़े हो जाते हैं तो ईरान और इंडिया जो है वो साथ खड़े हुए थे। सारी बातें तो होगी, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो ईरान के सफ़ीर हैं, जो इनकी मखसूस मुलाकातें हैं, हमने देखा कोई पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 150 के करीब ममालिक के सफ़रा हैं, तो उनमें से जो सबसे एक्टिव हैं वो ईरानी सफ़ीर हैं, और ईरानी सफ़ीर एक बड़े टारगेटेड अपना पाकिस्तान का विजिट करते हैं और मुलाकातें करते हैं, आर्मी चीफ के साथ मिलते हैं, वज़ीर इत्तलात के साथ मिलते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मिलते हैं। अब आर्मी चीफ के साथ जो इनका बार बार मिलना है वो इस हवाले से आम आवाम के लिए भी सवालिया निशान बना फिरदौस साहब कि एक तरफ तो आप बॉर्डर में हमारे नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बराह रास्त आर्मी चीफ को मिल रहे हैं। तो एक तो हमें या तो अफगानिस्तान से खतरा है, या हमें अब खतरा है ईरान से खतरा है, या हमें इंडिया से खतरा है। आप तो हमें हमारी दोस्त ममालिक की फहरिस्त से निकल के दुश्मन ममालिक में चले गए हैं। तो एक ऐसे मुल्क का सफ़ीर जो हमारे फौजियों को शहीद कर रहा है, मुल्क जो है मुसलसल हमारे फौजियों को शहीद कर रहा है और बलूचिस्तान में बदमनी मुसलसल फैला रहा है, वो सफ़ीर कैसे बार बार आर्मी चीफ से मिलते हैं? जहाँ सब देखें, ईरान के जो उसके जो पाँव हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत है, तमाम इदारों के अंदर मजबूत। अभी उसकी बाकियात रहेंगी उसकी गवर्नमेंट के, मौजूदा गवर्नमेंट के आने के बाद, और ख़ासतौर पर जो पिछले 4 से 5 साल में हमारी सिक्योरिटी इदारों के पास जो हक़ाइक़ आए हैं, जो बंदे पकड़े गए हैं, वो चाहे वो भारत के हों, वो भी ईरान के रास्ते से आए, फिर ईरान की जो तकरीब खरीद रही है बाकायदा तौर पे, वो सारे हक़ाइक़ खुल के सामने आ गए हैं, सिक्योरिटी इदारों के सामने भी और मुल्क कौम के सामने भी। इस वक्त जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं और जो हमारी हुकूमत है वो वैसे ही एक पेज पे खड़ी है, उनका बहुत सख्त किस्म का स्टांस है ईरान के खिलाफ, और उन्होंने वाजे कर दिया हुआ है अंदर खाते ये बात बिल्कुल वाजे है, जो ईरान को भी पता है, जो आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, जितने पॉलिसी मेकर्स पता है, उनको पता है कि हम किसी सूरत भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जो ईरान की हमायत में जाएगी, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तकरीबकारी की है, उनका स्टांस बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। इस वक्त ईरान जो स्टांस पाकिस्तान का मजबूत हो गया, वो दोबारा से कोशिश कर रहा है कि दोबारा से अपने बंदों को प्लान किया जाए, दोबारा से जो मतलब समझ गया कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं वज़ीर आज़म से हों या वज़ीर इत्तलात से हों या आर्मी चीफ से हों, वो जो पाकिस्तान के इदारों में जो ये तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि ईरान हमारा दुश्मन मुल्क है, दोस्त मुल्क नहीं है, दुश्मनों का सहूलतकार है। आज ही उन्होंने मीर ज़िया लांगो जो वज़ीर दाखिला है अपने बलूचिस्तान के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी मानेखेज़ बात की है। उन्होंने कहा, इंडिया का नाम लेने के अलावा उन्होंने कहा कुछ ममालिक की एजेंसियाँ 4 से 5 इंटेलिजेंस एजेंसियां जो बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। ईरान उसके इंडिया का तो उसने नाम लिया, लेकिन बाकी ममालिक का नाम नहीं लिया, तो हम समझते हैं बाकी ममालिक सहूलतकार तो रहा है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान जो है पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन ममालिक रहे हैं, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका बुनियादी सहूलतकार तो ईरान है। और अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कौम भी जानती है, सब जानते हैं। तो पाकिस्तान का इस वक्त बहुत वाज़ेह स्टैंड है कि वो ईरान को किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दे सकता कि मज़ीद कोई तकरीबकारी करे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के और ईरान के जो सियासी ताल्लुकात हैं, जो उनके पॉलिसीज बनाने की जो चीज़ें हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती आ रही है, तनाव आ रहा है। तो उनकी कोशिश है कि किसी तरह जिस हद तक हो सकता है उस तनाव को कम किया जाए। ठीक है। ईरान से जब हम बात करते हैं तो ईरान से जुड़ा आजकल जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो CPEC, पाकिस्तान का अपना मनसूबा है, लेकिन ईरान ने उसकी मद्दे मुकाबले 4 बहार बनाई, तो उसमें कहाँ तक प्रोग्रेस हुई? क्या ईरान जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा था उसमें कामयाब हुआ, या उसमें भी उसे सुबकी उठाना पड़ी? देखिए, CPEC तो एक ऐसा मंसूबा है जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं। चाइना है दुनिया की दूसरी सुपर पावर है, और चाइना जहाँ पे इन्वेस्ट करता है वो सबसे पहले वहाँ की सियासी सूरत हाल, इन चीज़ों को स्टडी करने के बाद उन्होंने वो करना होता है इन्वेस्ट। अब चाइना जैसे मुल्क से आज की तारीख में कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं चाहेगा कि बिगाड़े उसके साथ। तो बुनियादी तौर पर जब CPEC शुरू हुआ था तो इन्होंने शरारतों की बड़ी कोशिश की इंडिया के साथ मिलकर, और हाँ, उस पर
दहशत गर्दों को वो करके। लेकिन अभी उस स्टेज पे सीपेक पहुंचा कि बहुत सारे आपके देखे गिलगित बल्तिस्तान से 20 मंसूबे कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, इकनॉमिक जोन जो 2 इकनॉमिक जोन हमारे गिलगित बल्तिस्तान में बनने थे, उनका भी मतलब जो है फिजिबिलिटी चीज़ें देख के वहाँ पे वर्क शुरू हो गया है। तो अब उनके तो मतलब एक पैमाने पे सीपेक वहाँ पे कानवे आने शुरू हो गए। तो सीपेक तो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, उनकी साजिशें नाकाम होंगी, लेकिन उसके बावजूद वो शरारत से बाज नहीं आएगा। वो अपने पैमाने पे कम से कम ये तो करेगा कि जो दीगर इन्वेस्टर आ रहे हैं सीपेक में, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, यानी एक खौफ की फिजा पैदा करना चाह रहे हैं। अच्छा, सीपेक के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो सीपेक हमने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया, और स्पेशली जो गुज़श्ता अदवार के जो लोग थे जो नाकाम हुए, उनकी तरफ से सोशल मीडिया जो मुख्तलिफ पार्टीज़ का सोशल मीडिया था, उनकी तरफ से ये हंगामा खड़ा किया गया कि पाकिस्तान को जो सीपेक में कर्जे दिए गए 40 अरब के, उस पर सूद बहुत ज़्यादा लगाया गया पाकिस्तान पर। दूसरा, उस पर पाकिस्तान से जो अभी सूद की वापसी है उसका मुतालबा शुरू हो गया। अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, सूद की वापसी का मुतालबा शुरू हो गया। तो उस हवाले से आज चाइनीज़ सफारत खाने की तरदीद भी आई, उन्होंने वजाहत भी पेश की। तो उस हवाले से थोड़ा सा इसमें सबसे पहले बुनियादी बात है कि 2-3 दिन से किस तरह का प्रोपेगेंडा सीपेक के हवाले से लॉन्च किया गया कि जो 40 अरब डॉलर वहाँ पे कर्जे पे हमें मिले हैं, तो वो फौरी तौर पे उसकी वापसी, सूद और कर्जे दोनों की वापसी का चाइना ने मुतालबा किया। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया में और हमारे कुछ सियासतदानों की ज़ुबान पे भी ये चीज़ें आ गई। तो इसमें फिर चूँकि चाइना जो है इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सियासी हालात को भी मॉनिटर कर रहा है, सफारत खाना उनका वो देख रहा है कि सीपेक के हवाले से क्या हो रही है, बल्कि एक डेस्क उनका कायम हुआ है चाइना सफारत खाने में, मैं आपको इंकशाफ कर रहा हूँ, जो टोटल सीपेक के हवाले से हमारे मीडिया को मॉनिटर कर रहा है। तो ऐसी कोई भी खबर आ रही है, आप पिछले 1 महीने से उठा के देखें, ये तीसरी दफ़ा चाइना के सफारत खाने ने सीपेक पे ट्वीट कर लिया। अब उन्होंने उर्दू में अपना सीपेक के नाम ये तीसरी दफ़ा उन्होंने, उनकी टीम बनी है वाक़ई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम के हवाले से वो काफ़ी हसास हैं कि गलतफहमियाँ फैला रहे हैं। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा था कि जो 40 अरब डॉलर का कर्जा दिया है पाकिस्तान को, वो फौरी तौर पे वापसी का मुतालबा कर रहे हैं उस सूद समेत। तो चाइना ने तरदीद की, उन्होंने कहा भाई इसके जो वापसी का अमल शुरू होगा वो 2021 से शुरू होगा, ठीक है, अभी तो 2019 भी नहीं आया। तो ये और एक वो खास उसकी मकदार होगी। दूसरी, उन्होंने कहा तवानाई के शोबे में जो हमने कर्जा दिया है वो तकरीबन 18 से 20 साल के बाद वो वापसी का अमल उसमें शुरू होगा। जब पाकिस्तान इन तवानाई के शोबों से कमाना शुरू करेगा उस वक्त, चूंकि दोस्त देखिए IMF ने देखो ये कहा था कि भाई आप चाइना के साथ जो एग्रीमेंट हुए हैं आपके, वो हमें ज़रा दिखा दें। पाकिस्तान ने नहीं दिखाया, चूंकि चाइना नहीं चाहता ये चीज़ें दुनिया के सामने आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी एग्रीमेंट है हमारे कौमी मफाद में, उनके कौमी मफाद में, वो चीज़ें पब्लिक नहीं की जाती। मुल्कों में ऐसा होता है, बहुत सारे एग्रीमेंट होते हुए। तो एक तो चाइना ने इसकी वजाहत कर दी कि यार ये प्रोपेगेंडा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, तो ये जो 40 अरब के ऊपर सूद की बात थी, आज चाइना ने उन्होंने ये भी कहा कि हमने बिला सूद कर्जे दिए। देखिए, कर्जों में तो ये होता है कि सूद की एक मकदार तो होती है, वो आप अपने मुल्क के अंदर भी अगर आप किसी नहीं, आज बड़े वाजे तौर पर अगर आपने ट्वीट पढ़ा है वो चाइनीज सफीर का, तो उन्होंने कहा कि हमने बिला सूद कर्जे दिए हैं, लेकिन कुछ इसमें ये देखो कर्जे 6 अरब के कुछ कर्जे हैं जो पहले मुख्तलिफ मद में लिए गए हैं। तो उस हवाले से रिटर्निंग इसमें देखो चाइना के पाकिस्तान के साथ 2 तरह के कर्जों का लेन देन है। एक तो सीपेक में उनके जो कर्जे हैं वो खुद उसमें स्टेक होल्डर है, तो उसमें कर्जे वो खुद से तो सूद नहीं कमाएगा। एक तो चीज़ ये है, इसमें अगर रखी भी है तो सूद की अमाउंट बहुत मुख्तसर होगी, बहुत कम होगी, या अलामती तौर पर। दूसरे कर्जे जो चाइना से लिए, जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिए हैं, अच्छा मुत्तहिदा अरब इमारात से लिए, इस तरह चाइना से भी कुछ 6 अरब का कर्जा ले लिया है पाकिस्तान ने अभी जो गए, ठीक है। तो उसमें जो है उसमें सूद की बात हो सकती है। ठीक है, उबैद साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो आए रोज एक नया शोशा छोड़ दिया जाता है, लोगों को बता दिया जाता है चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है, चाइना ने आज कीनिया की बंदरगाह जो उस पर कब्जा कर लिया है, कल हमारी बंदरगाह पर कब्जा कर लेगा, तो ये कौन से अनासर हैं जो पाकिस्तान में इस तरह की खबरें फैलाते हैं? जी जान, ये सब इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इंटरनेशनली पूरी दुनिया इस वक्त चाइना के ख़िलाफ़ खड़ी है। अगर आप जो आपके बड़े बड़े मीडिया हाउसेस उनमें वोक से लेके आप चले जाएं, जो आपके वाशिंगटन पोस्ट है वहाँ तक लेके, वो सब जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं चाइना के ख़िलाफ़। और अमेरिका और चाइना की जो इकनॉमिक वॉर चल रही है वो तो सबके सामने ही है, जिसकी बुनियाद पर जो रिपोर्ट्स हमारा मीडिया वो खुशा चीन है इंटरनेशनल मीडिया का, जो रिपोर्ट्स वहाँ से आती हैं वो उसको मिनवान पकड़ता है और उसी तरह छाप देता है। उसके नज़दीक तहकीक का मेयार जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ही है। तो वो
रिपोर्ट्स आती हैं हमारे मीडिया तक और मीडिया से लोगों तक कन्वे होती हैं, उसमें कुछ हद तक कुछ ना कुछ किसी न जगह पे कुछ ना कुछ सदाकत भी होती है और बाकी ज़्यादातर प्रोपोगंडा होता है जो इंटरनेशनली चाइना के खिलाफ फैलाया जा रहा है, तो उसका असर हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। रही बात चाइना की, तो देखिए कोई भी मुल्क जब किसी दूसरे मुल्क के साथ मामला कर रहा होता है तो ना तो वो खैरात दे रहा होता है और ना वो उसके साथ कोई ताउन कर रहा होता है। हर एक के अपने इंटरनल जो उनके मफादात होते हैं, वो पाकिस्तान के भी मफादात हैं, चाइना के भी मफादात हैं। चाइना की अगर हम स्ट्रेटेजी को देखें, चाइना का तरीका वारदात देखें, मैं चाइना की तरीका वारदात या चाइना की स्ट्रेटजी को छोड़ें, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में ये आए रोज क्यों लोग मुखालिफ हो जाते हैं इस बात के कि चाइना। देखिए अभी स्पेसिफिकली जो बयान आया है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो बाकायदा तौर पे कंपेन चली और कुछ सियासतदानों ने बयान दिए कि फौरी तौर पे कर्जों की वापसी का ऐलान शुरू हो रहा है, तो इसमें देखिए बुनियादी वजह यह है कि जो आपकी सियासी सूरत हाल गर्म हुई है उसको थोड़ा सा ज़रा ना उसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए ये सियासतदानों ने बाकायदा तौर पर बयान दिए। देखिए बात निकल आई, उन्होंने कहा कि जी फौरी तौर पर आ रहे हैं, वो बात निकल आई कि 2021 के अंदर बाकायदा तौर पर इनकी वापसी शुरू होगी, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। बुनियादी तौर पर यहाँ पर चाहिए इमरान खान साहब को, जो अपोजिशन में बैठ कर ढोरा पीटते रहे हैं कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो मुआहदे किए हैं उनके अंदर वो चीजें जो नेशनल इंटरेस्ट की हैं उनको अवाम के सामने पब्लिक करना चाहिए। अवाम को पता होना चाहिए कि अगर हमारे हुक्मरान किसी चीज के ऊपर कोई सौदा कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे कर रहे हैं। यानी जो सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसका मकसद यह है कि जो मुआहदे हुए हैं, दो मकासद ने अभी जो चाइना के दौरा किया है उसमें जो उनके साथ मामला तय पाए हैं उन्हें मंजराम पे लाया जा सके। देखिए दो मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें। एक तो है कि मीडिया के लोग जो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं वो अपनी रेटिंग हासिल करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये हॉट इशू है, हर बंदे की कोशिश होती है कि इस बारे में मालूमात जाने, तो वो जो प्रोपेगेंडा इंटरनेशनली आ रहा है वो थोड़ा सा अपने जो रेटिंग क्रिएट करने के लिए करते हैं। दूसरा इसके अंदर चीज़ ये है कि अभी जो रिसेंटली बयान आया उसमें सियासतदानों ने जो मौजूदा अभी हम आगे सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, तो जो हुकूमत मुखालिफ लोग हैं उनकी तरफ से ये बयान दिए गए हैं ताकि आपके इकनॉमिक पिछले 2-4 दिनों से आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई है, तो इस सूरत में ये बयान आना मजीद प्रेशर आएगा। तो जो सियासी सूरत हाल बनने जा रही है पाकिस्तान के अंदर तरीके इंसाफ की, गवर्नमेंट की और अपोजिशन की, तो उसमें कोशिश ये की गई है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर मजीद प्रेशर क्रिएट किया जाए ऐसे बयानों के जरिए, क्योंकि जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे आती है, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए अपोजिशन की तरफ से बयान दिए गए, क्योंकि अपोजिशन ने भी पहले मुआहदे किए तो उनको पता है कुछ मुआहदों के अंदर क्या चीजें हुई हैं, तो इसलिए ये उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया है। ये फ़कत मौजूदा हुकूमत को कमज़ोर करने की साजिश है। हमने देखा कि अभी मौजूदा जो हुकूमत है इसका जो गुस्सा एक तरफ से नवाज शरीफ साहब को जेल होगी, सज़ा होगी, वो उनके अपने दौर में केस चले हुए थे, वो उसमें मंतकी इंजाम तक पहुँच गए। अब बारी है जरदारी साहब की, जब जरदारी साहब पे हाथ डाला गया तो इमरान खान साहब की तकरीर का जब उन्होंने पहली तकरीर की हलफ लेने के बाद वसीयत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौम से खिताब किया, तो उसमें उन्होंने कहा था कि कौम तैयार है, जब इन पे हाथ डालूंगा मैं तो इनकी चीखो पुकार सुनाई देगी, ये हर तरफ से हमला करेंगे, मुझे कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने मेरे साथ खड़े रहना है। तो क्या आप समझते हैं कौम उनके साथ खड़ी है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपसे मैं इख्तलाफ करूँगा। एक तरफ आपकी तहरीक इंसाफ या हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जी एहतसाब हम नहीं कर रहे हैं, इदारे कर रहे हैं, ठीक है, नैब कर रहा है, अदलिया कर रही है एहतसाब, और पुराने केसेस पे हो रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कही। और दूसरी तरफ इस एहतसाब का आप क्रेडिट भी ले रहे हैं कि जी एहतसाब हम कर रहे हैं, हम एक को पकड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ रहे, ठीक है। ये क्रेडिट लेकर अपने आप को थोड़े से मैं यहाँ पर जवाब देता हूँ, क्योंकि आप अक्सर फिरदौस साहब जब मुझसे बात कर रहे थे तो वो मुझे एज ए तरीके इंसाफ ही समझते हैं। देखिए फिरदौस साहब, यहाँ पे जो बात है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, इसको समझने की। कहा पाकिस्तान में पहले भी केसेस खुलते रहे हैं, पाकिस्तान में केसेस पहले भी सामने आते रहे हैं, और हुकूमतें जो होती हैं वो पैरवी नहीं करती रही, पहले भी GITs बनी हैं, उनको सबूत नहीं दिए जाते रहे। इस दफ़ा भी जो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, इन्होंने भरपूर कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से रुकावट पैदा की जाए। अब देखें, अकेला सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, अकेला सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को FIA के पास भी जाना होता है, सुप्रीम कोर्ट को वज़ारत दाखिला के पास भी जाना होता है, सुप्रीम कोर्ट को हुकूमती मावन भी चाहिए होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत का तावन भी चाहिए होता है, ताकि जो तहकीकात हो रही हैं उनमें वो आगे चल सके। अब अगर FIA सबूत ही ना दे, GIT को FIA से सबूत ही ना मिले कि जरदारी साहब ने कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो GIT क्या रिपोर्ट पेश करेगी? मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, इसी मुल्क के अंदर नवाज शरीफ नाअहल हो गया, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जी बिल्कुल, ठीक है।
तो उसमें तो मतलब आपकी जो बात हो गई उसकी नफ़ी हो गई जी, हुकूमत पैरवी कर रही है, हुकूमत करने नहीं दे रही है। हुकूमत करने, अगर हुकूमत के इतनी हाथ होता तो नवाज शरीफ नाअहल नहीं होता। दूसरी बात FI की आपने बात की, FI आपकी हुकूमत में FI ने अभी कल जो है असगर खान केस में जाके उन्होंने आगे माजरत की, उन्होंने कहा कि भाई हम आगे केस गवाह पेश नहीं कर सकते। ठीक है, FI मतलब आपके कितने सालों से 1990 से ये केस चल रहा है, और अभी जाके FI कर रही कौम का इतना वक्त पैसा बर्बाद करने के बाद कि हमारे पास गवाह ना काफी है। इमरान खान साहब आता है, कहते हैं आप असगर खान केस खोल दें, सारे मामला खुल जाएंगे। तो वो FI ने सिफारिश की है कि भाई ये केस बंद किया जाए। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि मतलब आप थोड़ी सी आपकी जो हुकूमत है, या तो आप ये कहें कि भाई हम ही पकड़ रहे हैं और इदारों के साथ खड़े हैं, ठीक है, ये हो गई। लेकिन दूसरी, अभी अगर आप ये कह सकते हैं कि अभी जो सिंध का मसला है, सिंध में जैसे आप फरीक बन गए हैं और उसके मुराद अली शाह के खिलाफ और सिंध गवर्नमेंट को गिराने के लिए या जो भी कर रहे हैं, वहां पे करप्शन के खिलाफ आप अदालत में जा रहे हैं। आपकी तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक इंसाफ वहां पे सिंध में तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ या करप्ट अफराद के खिलाफ वो अदालत में जा चुकी है, अदालत में जा रही है। तो यहाँ से आपका असल किरदार शुरू होगा कि आप कहीं पे डील करते हैं या नहीं करते हैं, यहाँ से पता चला जाता है। तो क्या जब इनके खिलाफ जब हाथ डाला जाता है तो जमहूरियत क्यों खतरे में पड़ जाती है? अभी जो जरदारी साहब ने बयान दिए हुए हैं, जो नवाज शरीफ साहब ने बयान दिए हुए हैं, जो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिए हुए हैं, वो सारों को कैसे भूल जाते हैं? ये जरदारी साहब ने तो कल ये कहा कि हम तो जरदार हैं, हम तो जरदार हैं, आप जो ठोक बजाना है बजा लो। अच्छा, आज उन्होंने अभी उनकी वो थे इजलास था, मशावरा थी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हम पेश नहीं होंगे, बाप बेटे दोनों ने ये कहा। ठीक है, तो जरदारी अभी अपने कद से या अपने उससे बुखलाहट इतनी ज़्यादा है, घबराहट इतनी ज़्यादा है, खौफ इतना ज़्यादा है कि वो बड़ बोलने शुरू किए, वो ज़्यादा बोलना उन्होंने शुरू किया। पुराने दौर में नवाज शरीफ साहब के दौर में उन्होंने नैब को थ्रेट किया था, धमकी दी थी, तो अभी भी वो नैब को थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है कि इनके औकात क्या है। लेकिन जरदारी साहब जब जेल जाएंगे उनको पता चलेगा कि औकात क्या है नैब की। नैब चूंकि अब जो पुराना जो नैब था, उनको तजर्बे इतने हो गए, नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, वहाँ केसेस पे गलतियां भी की, लेकिन अब उनको मतलब गलतियों के इम्कानात कम हो गए और इतने अच्छे एविडेंस उनको मिला। अब आज ही एक आदमी का वहाँ पे वो निकला जी, जाली अकाउंट निकला कराची में, नाबीना आदमी का। ठीक है ना, उस बेचारे के अकाउंट में जो है वो नाबीना है, लड्डू भेज रहा है, वो तिल लगा के लड्डू, उसके जो है 2.5 करोड़ का अकाउंट निकल गया, वो देख नहीं रहा बेचारे के। कंपनी भी जो है 2013 से बना के। तो इस तरह की चीजें आ गई भाई। अब कौन ये समझती है कि आप एक बुनियादी चीज को समझे। खुर्शीद शाह ने ये कहा कि भाई बिलावल को अगर गिरफ्तार किया तो सिंध के हालात खराब होंगे। अब ये सिंध कार्ड खेलना चाह रहे हैं, लेकिन नाकामी इतनी इनको सख्त पड़ेगी क्योंकि इनके पास अखलाकी जवाब निकलेगा तो कोई भी नहीं। लेकिन मेरा फिर सवाल यही है कि हमने देखा 27 दिसंबर को बीबी का जो बेटा था, बीबी का जो खामद है और बीबी की जो बेटियां हैं, वो जब स्टेज पे आए तो वो उन्होंने बीबी का नाम तक लेना गवारा नहीं किया। वो अपने बाप फुप्पो और बेटा अपने लगे रहे, अपने वो हम वहाँ सुनाते रहे। तो फिर भी अवाम वहाँ देखने को मिलता है कम से कम 10-12 हज़ार लोग तो थे वहाँ पे, तो वो 10-12 हज़ार उनके साथ खड़े क्यों हैं? देखो वो बेचारे कहीं पे उनके खेतों में काम करने वाले, बिरयानी खाने वाले, लंगर खाने वाले, खेतों में काम करने वाले, वही जिनके शनाख्ती कार्ड लेकर अकाउंट्स बनाए हुए जाली, ठीक है ना, वो लोग सारे देखिए इतने तो उसके सिर्फ गौरू की रखवाली करने वाले हैं अपने जरदारी साहब की। अब मसला एक अवाम साथ इसलिए नहीं है, मैं आपको बुनियादी तौर पर बताऊं, दोनों पार्टियों के साथ, दोनों बड़ी पार्टियों के साथ अवाम इस वक्त नहीं है। उसकी वजह यह कि अवाम को पता है कि यार ये जेलों में है या मुकदमात भुगत रहे हैं, किस वजह से करप्शन के केसेस है। इनके पास अखलाकी जवाज़ ही नहीं बल्कि मशावरत हो गई, इनके अंदर से बंदे ने खबर लीक की, मुस्लिम लीग नून के इजलास में ये बात हो गई कि भाई अवाम में हम नहीं जा सकते, अभी हमारे पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है, क्या लेके जाएंगे अवाम में? ठीक है, क्या किस बात को लेकर जाएंगे? हुकूमत को गिराने जी हमारे ऊपर केसेस हो गए, केसेस किस लिए हो गए? आपने मनी ट्रेल नहीं दे सके अपने जायदाद की, तो ये अवाम में जाने का तो इनके पास वो है ही नहीं अखलाकी जवाज़। तो जरदारी साहब देखें उनकी गर्दन कब नापी जाती है। उबैदुर रहमान शफीक साहब, जब भी बात हुई तहरीक इंसाफ की, आप बड़े मुखालिफ बोले और आपने बड़े हक में इनके जरदारी और नवाज शरीफ के साथ रहते हैं। आप बताएं कि आपके पास क्या अखलाकी जवाब है? नहीं, मैं जो पहले आप दोस्तों की जो थोड़ी बहस हो रही थी मैं उस पर 1-2 कमेंट करना चाहूँगा। फिरदौस साहब वो किसी और को क्रेडिट देना चाह रहे थे, आप किसी और को क्रेडिट देना चाह रहे थे, लेकिन असल क्रेडिट जिसको जाता है वो आप जो साथियों ने जो है ना उसको मिस कर दिया। असल क्रेडिट इन लोगों को जाता है, वो वही लोग हैं जब अपोजिशन के केसेस की बात आती है तो सारे हकायक सामने खुल जाते हैं, और जब बात आती है हुकूमत के केसेस की तो तब हकायक नहीं मिलते, तब पता नहीं
एस्टैब्लिशमेंट को जाता है आपका असल क्रेडिट आपके तो साथ एस्टैब्लिशमेंट को जाता है। एस्टैब्लिशमेंट एक इदारा है जो पार्लियामेंट में काम करता है, जो पार्लियामेंट के वहां एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है, पार्लियामेंट हाउस में ही एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन। एक तो वो हो गया एस्टैब्लिशमेंट। दूसरा एस्टैब्लिशमेंट से लोग मुराद लेते हैं जीएचक्यू रावलपिंडी। आप इन दोनों एस्टैब्लिशमेंट में से किसको एस्टैब्लिशमेंट को समझने की जरूरत है, एस्टैब्लिशमेंट को डिफाइन होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली किसी भी मुल्क के अंदर इक़्तिदार दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक आपका जाता है सिविल गवर्नमेंट के पास जाता है, दूसरा जाता है एस्टैब्लिशमेंट के पास। एस्टैब्लिशमेंट में आपके उसमें रिटायर्ड फौजी अफसरान भी होते हैं, उसमें आपके बड़े बड़े ताजिर भी होते हैं, उसमें आपके पुलिस साज लोग भी होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। वो चीज़ों को उस लिहाज से डिफाइन कर रहे होते हैं। और बेसिक अगर आप कहें कि बेसिक पावर का पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर पावर का हिस्सा हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के पास रहा है। अब होता क्या है कि जब केसेस आते हैं जरदारी साहब के या पीपल्स पार्टी के आते हैं तो उनके 176 लोगों के नाम जो है वो ईसीएल में डाल दिए जाते हैं। लेकिन वही केसेस देखें, दोनों एक ही पेज के ऊपर हैं केसेस के अंदर, इल्जाम उनके ऊपर भी हैं, इल्जाम हुकूमत के लोगों के ऊपर भी हैं, लेकिन उनके नाम ईसीएल में नहीं आते। कब आया सर, कब आया वज़ीर दिफा का नाम? कब है ईसीएल में? गवर्नमेंट के किसी बंदे का नाम, गवर्नमेंट के किसी बंदे का नाम नहीं है ईसीएल के अंदर। मैं कल अभी अलीजादी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कहते हैं नैब डाले जी, नैब डाले। वफाकी कबीना के पास ये इख्तियार है कि उन लोगों के ऊपर अगर ये केसेस चल रहे हैं तो वफाकी कबीना उनको उसकी ईसीएल के अंदर नाम डाल सकती है। और उमूमी तौर पर नैब जो है वो वफाकी कबीना को रेफर करती है। तो जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनके पास पहले भी ऐसे हुए हमें आया ना देखने, उन्होंने फिरदौस साहब ने बात की कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। जब तक एस्टैब्लिशमेंट का आशीर्वाद था केसेस चलते रहे, ये एस्टैब्लिशमेंट केसेस बना के रखती है। जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ बने थे, इस तरह इमरान खान के खिलाफ भी हेलीकॉप्टर का केस बना हुआ है। जिस दिन मसला हुआ उस दिन ये केसेस आ जाएंगे, उस दिन इमरान खान साहब भी नाअहल हो जाएंगे, उस दिन और लोग भी नाअहल हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की सियासत की एक तारीख है, एक ये कड़वा सच है जिसको आपको जो है ना तस्लीम करना होगा। यानी अब ये जो जितने भी केसेस हैं, अब जरदारी साहब के खिलाफ हों या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हों, ये इमरान खान साहब ने बना रहे, एस्टैब्लिशमेंट बना रही है। बने पहले से बने हुए, देखिए बने हुए पहले से बने हुए। क्या कभी तहकीकात अब कर रहे हैं, अब तहकीकात अब हो रही हैं। अब जब जरूरत है उनको, जब जरूरत है उनको, आपके बकौल आपके इमरान खान उनकी हमायत याफ्ता गवर्नमेंट है, तो जब ये केसेस चलाएंगे तो हुकूमत तो कमजोर होगी। तो हुकूमत कैसे कमजोर होगी? हुकूमत कमजोर देखें। अब पंजाब उन्होंने कह दिया कि हम जो है वो दूसरी पार्टियों से मशवरत करने जा रहे हैं, हुकूमत देखिए एस्टैब्लिशमेंट के पास। अब आपको बताता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं, जो आपके एमपीएस हैं, उनके पास उनके बाकायदा तौर पर बहुत उनकी कुछ जाती चीज़ें भी होती है जिसके ज़रिए से आपके एमपीएस और एमएनए अगर वो जाती तौर पे चाहें, एस्टैब्लिशमेंट अगर नहीं चाह रही वो किसी दूसरी पार्टी के साथ इलाहा कर ले, वो नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के कितने नाराज़ कारकुनान हैं, कितने नाराज़ एमपीए हैं, उसके बाद फिर आपकी जो हलीफ हैं, जो कोलिशन के अंदर है, उसके अंदर आपकी एमक्यूएम नाराज़ है और बीएमपी मैंगल जो है वो नाराज़ है, सख्त तरीन नाराज़ है, लेकिन उसके बावजूद वो गवर्नमेंट को नहीं छोड़ पा रहे। सिचुएशन ये है कि अभी जो यहाँ पर आपको ये धमकी नजर आई है तहरीक इंसाफ की, सिंध के अंदर नजर आई है कि सिंध के अंदर बाकायदा तौर पे 2 कारकुनों ने, जो उनके एमपीएस उन्होंने कहा कि हम जो है सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को गिराएंगे। वो बुनियादी तौर पे वो धमकी थी पीपल्स पार्टी को कि अगर आपने पंजाब के अंदर साथ दिया नूली का, या अगर आपने, या अगर क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी की बुनियादी तौर पे उसकी बुनियादी ये सिचुएशन हो रही है, उसने ये कोशिश भी की है कि वफाक के अंदर इस गवर्नमेंट को तोड़ा जाए। तहरीक एतमाद के भी दावे किए उन्होंने जरदारी साहब ने। तो ये बता दिया गया कि अगर आपने यहाँ पर साथ दिया तो फिर आप सिंध के अंदर भी नहीं बचेंगे। सिंध और पंजाब की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। पंजाब के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा है। सिंध की सिचुएशन ये है कि वहाँ पर जगीरदाराना निज़ाम है, वहाँ पे जो कबीले का बड़ा सरदार होता है वो लोग उसके तहत मजारे होते हैं, वो बस मिनो अन जो कह दिए, जो साईं ने कह दिया बस साईं, साईं भी साईं, साईं का कुत्ता भी साईं, साईं के जो नौकर है वो भी साईं, उनके लिए वो सब माई बाप वो साईं होता है। तो वहां पर पंजाब के अंदर तो अगर हुकूमत ने हाथ डाला है अपोजिशन के ऊपर तो यहाँ पे सिचुएशन मुख्तलिफ है। जैसे कि फिरदौस साहब ने कहा कि नून लीग कह रहे कि हमारे पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है, लोगों के पास जाए, लेकिन सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के पास हमेशा जवाब रहेगा ही रहेगा, और वो है वहां का जगीरदाराना निजाम। क्योंकि वो देखें आपको नजर आ रहे हैं जरदारी साहब सरगर्म, और अगर बगाना तौर पर जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया तो आपको बहुत बड़ा शो नजर आएगा सिंध के अंदर। क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में कामयाब हो जाएगी? वहाँ देखो हदफ तो दे दिया है फवाद चौधरी को, उन्होंने मुलाकातें भी की, कराची में जाके नाराज़ लोगों से, एमक्यूएम के लोगों से भी मुलाकात करें, पीपल्स पार्टी के भी नाराज़ अंदर से जो लोग हैं उनके साथ टास्क तो दे दिया उनको फवाद चौधरी को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने हद तक बात जाएगी। सिर्फ इतना हो सकता कि ये जो
मुराद शाह साहब हैं, इनको तब्दील किया जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा पीपल्स पार्टी का आएगा। और होना भी यही चाहिए कि जिस आदमी के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम हो वो साइट हो, दूसरी जगह पे सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप गवर्नर राज वहाँ पे लगाते हैं या हुकूमत तोड़ते, एक प्रैक्टिस होगी, हुकूमत की तवज्जो जो जिस तरफ वो जा रही है हाँ वो मसला बन जाएगा। जैसे सर दोहरा मेयार क्यों है? आपके महमूद खान साहब के ऊपर इल्जामात हैं, उनका भी इस्तीफा दिलाया, उनका भी इस्तीफा लें, आप फिर अलीम खान साहब का भी इस्तीफा लें। ठीक है, जब क्लियर होके आ जाए, क्लियर होते हैं ठीक है, जब किसी से तो आ जाए। इसमें एक बात ये इसमें ये एक बात ये कि इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखें। एक तो ये कि सब हम तस्लीम करते हैं और हम सबका मुतालबा है कि इंसाफ जो है ना वो यकसा होना चाहिए और एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसमें तहरीक इंसाफ होना चाहिए, तहरीक इंसाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जहाँ तक तरीन की मिसाल दी जाती है या अलीम खान की मिसाल दी जाती है, देखिए तरीन किसी गवर्नमेंट के अंदर रह के उन्होंने करप्शन नहीं की, ठीक है, जो करप्शन के केसेस हैं वो मुशर्रफ दौर के हैं, ठीक मुशर्रफ दौर के हैं, उस पर ठीक है ना केसेस चलने चाहिए। लेकिन वो जो है ना वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने नहीं किए हैं, ये जो चोरियां की, ठीक है। तहरीक इंसाफ में आने के बाद तहरीक इंसाफ ने इतना उसको किया, देखिए दो आजम सवाती और इसको तरीन को, मतलब आपके पार्टी का सेक्रेटरी है उसको नाहल करके बैठा दिया, उस पर कोई इंटरफेयर उन्होंने नहीं किया। उसके बाद इनके जो वजीर थे, क्या कहते हैं, सवाती साहब थे, सवाती साहब को इस्तीफा देना पड़ा, वहां पे इंटरफेयर नहीं की। तो मेरे ख्याल में इस तरफ आना चाहिए मजीद। उसका नाम डाले ना ACL में, क्यों नहीं डाल रहे? उसके ऊपर तो रेफरेंसेस भी चल रहे हैं बाबर अवानी के ऊपर, इसका नाम क्यों नहीं ACL में डाला होगा? नहीं डाला, कोई नहीं डाला सर, गवर्नमेंट के किसी बंदे का नाम ACL में नहीं है, आप निकलवा के देख लें लिस्ट। फौजी अदालतों में तोसी होगी कि नहीं होगी? देखिए फौजी अदालतों में तोसी होनी चाहिए। विकास की फौजी अदालतें ही आपके मुल्क की जिस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन है, आप अभी कल ही जो है हमारे जो आर्मी चीफ साहब थे उन्होंने 22 दहशतगर्दों को उनकी सज़ाए मौत पे तौसीक की जो फौजी अदालत ने दी थी, और 15 दहशतगर्द उन फौजी अदालतों में ऐसे थे जिनकी सज़ा जो है वो उम्र कैद पे तब्दील हो गई और 2 वहाँ पर बरी भी हो गए, और जो 22 थे जिनकी सजाएं हुई थी उन्होंने ट्रायल कोर्ट में एतराफ़ जुर्म भी किया। तो फौजी एक तो ये हमारे फौजी अदालतों पे ये एतराज़ होता है कि यार फौजी अदालतों की ज़रूरत क्यों है। इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है हमारे मीडिया के ऊपर भी, ठीक है ना, और हमारे अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने इस चीज़ पर इतफाक़ किया कि फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे हंगामी केसेस आपके पास होते हैं और उनकी नोयत ऐसी होती है कि उस केस को आम अदालत में आप साबित नहीं कर सकते, सिक्योरिटी के हवाले से होते, क्योंकि वो ऐसे इतना उनके पीछे बड़ी बड़ी एजेंसियां होती है, ऐसे केसेस होते हैं कि वो जुर्म साबित नहीं हो सकता है। ऐसे कई दफ़ा हुआ कि मुजरिम जो है अदालत से छूट गया, हम हमारे हाई कोर्ट से, वो जाके फिर दहशतगर्दों के साथ मिल गया। तो फौजी अदालतों की ज़रूरत है, और फौजी अदालतों का चूँकि एक हफ्ते में ख़त्म हो रही है फौजी अदालतें, तोसी होगी चूँकि हुकूमत ने इस पर बाकायदा तौर पर वर्क किया है और ये असम्बली में लेके जा रहे हैं। तो सिंध हुकूमत भी तोसी करेगी, सब कर लेंगे, करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा? आप तो ऐसे ही कहते हैं, तो बड़े ताकतफुल है। देखें जिन लोगों ने बाकायदा तौर पे सब चीज़ें अपने हिसाब से डिज़ाइन किया, तो उनके जितने दावा वो अच्छे पढ़ रहे हैं, तो तोसी होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन होगी। एस्टेब्लिशमेंट में इन्होंने बात की, मैंने उस पर तबसरा नहीं किया, मैं करना चाह रहा था। देखिए आपका जिस तरह का मुल्क है पाकिस्तान जैसा मुल्क, वहाँ पे आप तस्वुर नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे आप तस्वुर नहीं कर सकेंगे सिक्योरिटी स्टेट हम कहते हैं इस तरह के मुल्कों को, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का किरदार ना होगा। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होगा, वरना जरदारी जैसे, नवाज शरीफ जैसे चोर डाकू इस मुल्क को खा जाएंगे भाई, हर जगह है। लेकिन हर जगह अमेरिका जैसे मुल्क में आप देखें अभी एस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट है। दुनिया के हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने ये देखना होता है। आपको बताता चलूं एक बात, यहाँ पे आप बड़े हैरान होंगे कि पाकिस्तान में जिस सुनहरी गाय को हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, पाकिस्तान में एक इंतहाई नाकारा और कमजोर इदारा एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, वैसे इदारा एस्टेब्लिशमेंट में पाकिस्तान में एक आम आदमी की जो मुराद ली जाती है वो फौज होती है, और सारे मुल्कों में काम करती है, सारे मुल्कों में एक इदारा है जो हुकूमती पैरवी करती है। जैसे आपने कहा कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं, पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान में पार्लियामेंट हाउस के साथ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन एक इदारा है, वहाँ पर वो एस्टेब्लिशमेंट में हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, हमारे अपने जो MNAs वगैरह होते हैं, इनको ड्यूटियां सौंपी जाती हैं, वो दिखाने के लिए ना, वो आपको दिखाया जा रहा है बुनियादी तौर पे जितनी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है। हमारे मुल्क में देखो, हमारे मुल्क में क्या होता है, हमारे मुल्क में आपके हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ना हो क्या होगा। देखिए अयान अली को पकड़ा गया, उस पर जो तफ्तीश करने वाला है इंस्पेक्टर था, पुलिस मारा गया, ठीक है,
जितने भी सियासतदानों के केस हो गए, इनके बाकायदा अपने ग्रुप हैं, ठीक है, बंदे को मरवा देते। एस्टेब्लिशमेंट क्या कर दिया, अब नेप का इशू है, देखो नेप को जरदारी ने थ्रेट किया अपने दौर में, एस्टेब्लिशमेंट ऐसी करती है कि यार अगर नेप को कहीं पे या जजेस को कहीं थ्रेट होती है, कहते हैं यार दबा के रखो, बंदे को लटकाओ पीछे हम हैं, तो इतने तक मतलब एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, बाकी केस बना के नहीं देती है, लिख के नहीं देती है। भाई देखिए मनी ट्रेल आज आपको एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल बता दूं, मैं ना कुछ पेशेंट को यहाँ देख दो, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात मुकम्मल करें, मेरी बात मुकम्मल करें। एस्टेब्लिशमेंट ने आपको नहीं कहा कि जी आप जाकर न्यूयॉर्क में जायदादें बनाए, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहा कि आप लंदन में एवन फ्लैट में जायदादें बनाए, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहा कि भाई जाली अकाउंट्स बनाए, मनी ट्रेल करे, ठीक है, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट बनाए, शुगर मिलें बनाए, ये जुर्म खुद करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, एस्टेब्लिशमेंट ये करती है कि जब इन पे हाथ डाला जाता है तो जो इदारे हाथ डालते हैं उनके पीछे खड़ी हो जाती है एस्टेब्लिशमेंट। मैं एज ए पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, होना चाहिए। मैं इस हवाले से एक दो बातें मैं कर रहा हूं। देखिए मैंने शुरू में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल है और रहेगा ना, किसी आपकी दुनिया की बड़ी बड़ी जमहूरियतें इसको खत्म नहीं कर सकी, और होना चाहिए, मुल्की मफाद के लिए ये चीज़ बेहतर है, लेकिन हर ताकत की कुछ हदूद होती है, जब वो अपनी हदूद से पार जाती है, जब वो तजावुज़ करती है तो फिर माशरे के अंदर इंतशार होता है। पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है हमारी सिविल गवर्नमेंट की वजह से, और इसी वजह से जहां पर जब बात आती है, जब टकराव आता है, देखें अगर आपके सियासतदान दूध के धुले नहीं है तो आपके एस्टेब्लिशमेंट वाले भी सारे दूध के धुले नहीं है, इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे। तो जब इंटरेस्ट की या पर्सनल इंटरेस्ट की बात आती है एस्टेब्लिशमेंट की, तो वहां पर फिर एस्टेब्लिशमेंट जो उनके लूप होल्स हैं सियासी लोगों के, उनको पकड़ती है, और पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिविल गवर्नमेंट जो है उसके मुकाबले में इतना नहीं। पाकिस्तान में हर जगह पर लूप होल्स है, तो एस्टेब्लिशमेंट, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती एस्टेब्लिशमेंट पहले क्यों नहीं करती ना। देखिए आज से तो केसेस नहीं है, आज से सारे मसाइल नहीं है, सारे जितने भी इनके अमेरिका के अंदर जो मसाइल हैं या एमफील्ड के मसाइल हैं, सारे शुरू से आते आ रहे हैं। 10 साल से जो पंजाब के अंदर नून लीग बैठी हुई है, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट अभी आज बात आ रही है। अच्छा मैं आपको स्पेसिफिक ब्रिगेडियर तिरमिजी की किताब पढ़े, हसास इदारे। एस्टेब्लिशमेंट देखो आपके जियो में आके जो है ना वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बता रहे कि फलाने के इतने अकाउंट से फलाना है। उन्होंने ब्रिगेडियर तिरमिजी ने लिखा, ये ISI के जो डायरेक्टर रहे इस्लामाबाद में, स्टेशन डायरेक्टर रहे, इन्होंने किताब लिखी हसास इदारे, बड़ी फेमस किताब है। उसने उसमें कितने केसेस के रेफरेंस दिए, करप्शन के और बहुत सारी चीज़ों के। उन्होंने कहा इस पर हमने जो इतनी लंबी लंबी रिपोर्टें हुकूमत को भेजी। एस्टेब्लिशमेंट हर वक्त बेचती रहती है कि फलाने इदारे में करप्शन हो रही है, लेकिन ऊपर जरदारी के आदमी बैठा, उसने क्या कर, नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ जो ये केसेस बने हैं, किसने बनाए हैं? नवाज शरीफ कभी खुद बनाएगा, मैं अपने खिलाफ कोई केसेस बनाऊंगा? होता क्या है कि जी नामालूम फर्द की तरफ से जो है वो पिटीशन दायर कर दी गई है। आप मुझे इस्तेमाल किया गया ना, ओवरऑल बहुत सारे केसेस आपको नैब कैसे मिलेंगे जहां पर दरखास्त नेब को फाल करना केसेस बनाए नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं। अच्छा एस्टेब्लिशमेंट हर दौर में अगर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नैब को रहेगी, नैब काम करती रहेगी। आज एस्टेब्लिशमेंट नैब के पीछे से अपनी सपोर्ट हटा वहां पर फाल होती है। एस्टेब्लिशमेंट क्यों आपकी फौज के अंदर हाथ क्यों नहीं डालती? वहां पर क्या लूप होल्स नहीं है? क्या वहां पर मसाइल नहीं है? क्या आपके फौजी जर्नैलों के मसाइल नहीं है? आप जरा उठा के देखिए फौजी जर्नैलों की करप्शन की कहानी आप देखिए, क्यों नहीं उनको नहीं पकड़ा जाता? फौज के अंदर देखो, फौज के अंदर देखो, फौज 2018 तरमीम के तहत आपको पता होना चाहिए हमारे मुल्क में कोर्ट मार्शल हुए 18वीं तरमीम के तहत, मैं आपको बात बता रहा हूँ, 18वीं तरमीम के तहत हर वो फौजी जर्नैल जो जमहूरियत को सबोताज करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ गद्दारी के मुकदमा चलाए जाएंगे। क्यों नहीं चल सके मुशर्रफ के खिलाफ? मुशर्रफ के खिलाफ क्यों नहीं चल सके? आज तक क्यों नहीं चल सके गद्दारी के मुकदमा? क्यों नहीं चल सके? मुशर्रफ को छोड़ा किसने? ये देखें आप छुड़वाया गया जिसे कहते हैं ना कि संगी नूर रख के, पंजाबी के संगी नूर रख के छुड़वाया गया। मुशर्रफ कैसे बातें कर रहे हैं आप? वही सियासतदानों वाली बातें करें। देखिए भाई, एहतसाब करना, इदारे बनाना गवर्नमेंट का काम है, हुकूमतों का काम है। हुकूमतों ने इदारे नहीं बनाए, आपके अदलिया बैठी हुई थी, आपके ठीक है नेब बैठा हुआ था, आपका कोई इदारा काम नहीं करता। एस्टेब्लिशमेंट आपके आके पर्चे काटती। एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है? एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है बाद में अगर आपका इदारा काम करने लगता है उसको थ्रेट होती है। पहले क्यों सोई हुई है? पहले क्यों सोई हुई है? पहले सोई हुई नहीं। एक केस अभी एक केस कल परसों निकल के आया, ये में जेली डिग्रियों का इशू। अब देखिए वहां पे 5 बंदे ऐसे, 7 बंदों की जेली डिग्रियां हैं, 5 बंदे जो मैट्रिक फेल है।
50 मुलाजमीन डिग्रियां दी, उनको मुअत्तल कर दिया गया। अब इसमें मुझे बताएं एस्टेब्लिशमेंट का क्या कर रहा है? देखिए एस्टेब्लिशमेंट का मैं आप बात को, लेकिन इसमें मैंने आपको कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी सारी अवाम दूध की धुली नहीं है, आपकी आर्मी भी सारी दूध की धुली नहीं है, आपका मीडिया भी दूध का धुला नहीं है, आपकी सिविल गवर्नमेंट भी दूध की धुली नहीं है, सबके अंदर मसाइल हैं, सब लोग अपने जाती मफादात के लिए काम करते हैं। हुआ यह है कि नून लीग में यार होते हैं, ये देखे ना, ये 10 बंदे निकल आए ना, 10 बंदे निकल आए पीआईए के अंदर, ये किस लिए ये अपने पर्सनल मफादात के अंदर जो है किसी से वोट लिया होगा, किसी जगह पे उन्होंने हमदर्दियां ली होगी, उनके बंदों को एंटर किया ना उन्होंने, उनको पायलट कैसे भर्ती मसला है ना। देखिए ये लूपहोल होते हैं, लूपहोल हर जगह पर होते हैं, मसाइल हर जगह पे होते हैं, सब लोगों के अंदर करप्शन पाई जाती है, हर इदारा आपका करप्शन कर रहा है। जहां पर आपको फलसफा ये है कि खाता है तो लगाता भी है। नहीं, मैंने वो फलसफा नहीं मैं कह रहा हूं, जहां पर अगर तो बिला तफरीक एहतसाब हो रहा हो, आप आज अब आपके सामने नून लीग के भी किस्से खुल रहे हैं। ठीक है, मेरी बात सुने, आज नून लीग के किस्से भी खुल रहे हैं, आज नून लीग के भी किस्से खुल रहे हैं, आज जरदारी के भी किस्से खुल रहे हैं। और हुकूमत पे आए ना, मुझे मैं तो आपसे मुझे ये बताएं कि क्या अभी आप ये समझ रहे हैं कि एहतसाब जो है वो बेलाग नहीं हो रहा, सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है? नहीं, एहतसाब आप ये समझ रहे हैं ना कि सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है। इसका हल क्या है कि यानी नवाज शरीफ को और जरदारी साहब को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हुकूमत जो है बाकी अपने बंदों का आप बात को गलत रुख दे रहे हैं। देखिए एहतसाब हो रहा है, चीजें खुल के सामने आ रही, बहुत अच्छी बात है, मजीद आनी चाहिए, मजीद आनी, मैं इसकी हिमायत करता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ कहता हूँ कि मैं इसके अंदर जो हुकूमती बंदे भी हैं उनको भी ऐड किया जाना चाहिए, लेकिन वो किसी सूरत ऐड नहीं होंगे। क्यों? अब मैं आपको एक दो, मैंने कहा था पेशेंट को यहाँ एक दो मेरे जो तजिया है मुस्तकबिल के हवाले से, चिड़िया नहीं बस एक असेसमेंट है, अब देखते हैं मुस्तकबिल में आप भी आए हम भी यहाँ पर देखते हैं क्या मुस्तकबिल में इस बात सही साबित होती है, फिर उस वक्त हम ये क्लिप निकालेंगे। देखें एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बुनियादी तौर पे पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है तरीके इंसाफ की, और तरीके इंसाफ के जो लोगों के केसेस हैं उनको दुबाया नहीं की तो उनको खोला नहीं जा रहा, जॉन नहीं किया जा रहा, उसकी बुनियादी वजह उसकी ये है कि आइंदा आपको अगर हालात साजगार रहे तो आइंदा 5 से 6 माह के अंदर या से थोड़ा सा अरसा कम ज्यादा हो सकता है, आपको पाकिस्तान के अंदर से बाकायदा तौर पे 18वीं तरमीम का खात्मा भी नजर आएगा। आपको अच्छा 18वीं तरमीम के अंदर हुआ क्या था कि 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात थे वो एनएफसी वार्ड था, वो भी खत्म होगा, एनएफसी वार्ड भी खत्म होगा। 18वीं तरमीम इख्तियारात सौंपे गए थे वजीर आजम को। 18वीं तरमीम पहले जरदारी मुशर्रफ ने लगाई थी, जिसके जरिए से उसने सारे इख्तियारात सदर को दे दिए थे, तो उसके बाद 18वीं तरमीम लाई गई, खत्म किया गया उसमें 18वीं तरमीम लाई गई, जिसके जरिए से जरदारी साहब जब सदर थे तो उनके पास इख्तियारात थे, फिर उसके बाद वजीर आजम को मुंतकिल हुए, तो 18वीं तरमीम के जरिए से मुंतकिल करके ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपके पाकिस्तान में लाया जाएगा। और आपकी एस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है कि सेमी एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम आए, उसके जरिए से एनएफसी वार्ड खत्म होगा, बहुत सारी वजारतें और बहुत सारे इख्तियार जो सूबों को दिए गए थे, सूबों को खुद कफील किया गया था, वो भी उनको दोबारा वफाक से जोड़ा जाएगा, और ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपके इंशाल्लाह अगले 5 से 6 महीने के अंदर आपको पाकिस्तान में उसके ऊपर हम टॉक कर लेते हैं ना, अगले प्रोग्राम में टॉक रख लेते हैं, डिबेट रख लेते हैं। 18वीं तरमीम जो किया था, सबसे बकवास जो काम किया था 18वीं तरमीम किया था। देखिए इसमें हुआ ये था 18वीं तरमीम में, देखो अच्छी बात है क्या, आप सबसे पहले आपके 18वीं तरमीम में आपकी एस्टेब्लिशमेंट से आजाद हो जाती है ना, आपके इख्तियार बिल्कुल आजाद हो जाते हैं। डाला गया आपके तालीम में, डाका कैसे डाला कि भाई हर सूबे को इख्तियार दिया कि आप अपनी तरफ अपने निसाब तालीम अपना सारा, आपका जो विफाक था वो कमजोर हो गया। हमारे जैसे मुल्क, पाकिस्तान जैसा मुल्क, जहाँ पे आपका एक सूबा क्या है पख्तूनों का है, दूसरा पंजाबियों का है, तीसरा सिंधियों का, आप सूबों को इख्तियार इतने ज्यादा इख्तियार दे देंगे इंडिविजुअली, विफाक के पास कुछ नहीं रखेंगे, सूबे कमजोर होंगे, सूबे कमजोर क्या होगा, अलहदगी के तरीके पड़ जाएंगे। नहीं हमारा गिलगित बल्तिस्तान ये अवार्ड में हमारा गिलगित बल्तिस्तान शामिल नहीं, वहाँ पे लोग अलहदगी की बात कर रहे हैं। फिरदौस साहब, आपके लोकल गवर्नमेंट नीचे से जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, मैं तो कहता हूं बल्दियाती 18वीं तरमीम के तहत ये बाकायदा तौर पे हुकूमतों को पाबंद बनाया गया था कि वो बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। जितनी आपकी लोकल गवर्नमेंट, लोकल से सूबाई गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, उतनी ज्यादा आपकी वफाकी हुकूमत स्ट्रांग होगी। आप पूरा बर्डन हुकूमत के ऊपर डाले, वफाक पे डाले, तो ये मामले का जो खौफनाक स्कैंडल हमने वो डिस्कस करना था, हम अपने मामलात में इतने उलझे हुए हैं कि बाहर हम देख ही नहीं सकते दुनिया हमारे साथ क्या करने
करने जा रही है, उस पर आते ही नहीं है। और जिन दुश्मनों से हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं उनके खिलाफ उबैदुर रहमान साहब इतने शदीद बोलते हैं कि हमें याद नहीं रहती। आप आज कुछ स्टोरी ब्रेक करने वाले थे राह के हवाले से। देखिए स्टोरी एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट की बात आई तो कल उस तरफ जाते वहाँ भी खेल एस्टेब्लिशमेंट का ही है इंडिया के अंदर। ये देखिए इंडिया में बुनियादी तौर पर आप समझ लें, जिस तरह हमारे यहाँ 3 इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, हमारी ISI है, MIA और FIA है, ये 3 जिस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी, लेकिन ये 3 मैंने इस तरह इंडिया में 3 उनकी खुफिया एजेंसियाँ, जिनमें एक रॉ है, दूसरी उनकी CBI है और तीसरी IB है उनकी। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग है इंडिविजुअली वो कौन सी है, उनकी CBI है। और CBI ये करप्शन के केसेस, इस तरह के सारे केसेस को वो हैंडल करती है, इंटरनल मामला को ठीक है ना। तो इनके आपस में जो इनकी CBI है और उनकी जो रॉ है, रॉ बाहर के जो ऑपरेशनल वो काम करती है वो करती है, इनमें टकराव की एक कैफियत पैदा हो गई। वो टकराव की कैफियत शुरू होती है 21 अक्टूबर को। जो इनके चीफ होते हैं रॉ के, वो मोदी साहब के पास आते और हंगामी एक उस पर मोदी साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। तो मोदी के पास आने के लिए उसको पेशगी टाइम लेने की जरूरत नहीं है। रॉ के जो चीफ हैं उनका नाम है अनिल दसमना साहब। वो पाकिस्तान में ऐसे होता है जी हाँ, तो आए वो हाँपते हुए कांपते हुए उनके पास बैठे नरेंद्र मोदी के पास और उनको कहा कि जी गजब हो गया, काम खराब हो गया। क्या हो गया? उन्होंने कहा कि जो हमारे दुबई में नेटवर्क था रॉ का, वो सारा फट गया, वो सारा इंकिशाफ हो गया, वो तश्तज़माम हो गया। तो मोदी साहब ने पूछा किसने किया? ISI ने किया? कहा नहीं, ISI ने नहीं किया, CBI ने किया, उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने। कहा जी CBI चीफ को बुलाओ फौरन। CBI जो चीफ थे आलोक शर्मा साहब, उनको फौरन बुलाया गया उनके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मोदी के पास बुलाया गया और बुला के कहा भाई क्या हो गया। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि जो उनके आलोक शर्मा हैं, ये जो है 2017 में CBI के सरबराह बनाए गए, उनकी जो स्ट्रांग इंटेलिजेंस एजेंसी है। आलोक शर्मा के साथ एक बड़ा अलमिया हो गया। आलोक शर्मा ये था, ये लिबरल आदमी था, ये CBI का चीफ बना 2000। इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी। ये हकीकी मानों में सेकुलर हिंदुस्तानी था, जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर जो हिंदुइज्म है उसको नहीं मानते थे। ये 2017 तक ये पुलिस के चीफ थे। उसके बाद 2017 में लाके इनको CBI का हेड बना दिया गया। तो जब इसको CBI का हेड बना दिया गया तो इसको लोगों ने मुतालबा किया कि जो फ्रांस से जो तैयारे खरीदे मोदी साहब ने, उसमें जो करप्शन हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये आदमी इतना तेज था, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि वो तैयारे खरीदने के जो दिए थे, किन को दिए थे? अनिल अंबानी को दिए थे, उनके रिलायंस वो थी डिफेंस लिमिटेड, उसको दिए थे। तो इसने तहकीक करने के बाद मोदी की करप्शन पकड़ ली। तो मोदी ने क्या कर दिया, इसको कंट्रोल करने के लिए आलोक को, उनके जो राकेश नाम का एक वो डायरेक्टर को इंजेक्ट किया CBI के अंदर, इसके नीचे रखा। अब राकेश को ये मिशन दिया गया था कि भाई आपने किसी तरह आलोक को जो है काबू करना है। तो वो काफ़ी प्लानिंग करते रहा, उसके जहन में कुछ नहीं आया। उन्होंने लगा दिया आलोक के ऊपर, क्या लगा दिया कि 2 करोड़ की इन्होंने करप्शन की आलोक शर्मा ने। तो आलोक शर्मा इतना काबिल आदमी था, उसने कोई 1 महीने के अंदर उन्होंने इसको उल्टा जो है राकेश की करप्शन पकड़ ली 2 करोड़ की, और दुबई से उसकी ट्रांजैक्शन हो गई है जी। तो ये जहाज पकड़ के दुबई पहुंच गए। कौन? आलोक शर्मा दुबई पहुंच गए और उन्होंने जिस आदमी ने इनकी वो की थी करप्शन, वो क्या था, वो पकड़ लिया और वहाँ पे उसको जी इन्वेस्टिगेशन कर ली। दुबई में पकड़ के, उनके सेफ हाउस में थे। तो वहाँ तो उसने पूरा एक नेटवर्क पकड़ा कि यार बहुत बड़े बड़े मतलब ताजिर हैं हिंदुस्तानी, और वो CBI को किसी दौर में मतलूब थे सारे। ठीक है। वो सारे बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लोग सारे बड़े बड़े ताजिर बन के बैठे। अब वो क्या करते हैं, दुबई के जो शेखों के साथ मीटिंग्स करते हैं। मीटिंग्स करने के बाद उनको हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, इन कामों के लिए वो क्या करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर। आप एक बात याद रखें, दुबई की टोटल आबादी कितनी है? 90 लाख में भी 90 लाख से थोड़े से ऊपर होगी, और वहाँ पे 26 लाख हिंदुस्तानी हैं। तो इनका हदफ ये था, एक तो पाकिस्तान के हवाले से बदनाम करें दुबई में, और दूसरा ये था कि वहाँ पे इस तरह के गंदे काम करें दुबई में, और उसमें पाकिस्तानी बन के करें, जिस तरह बांग्लादेश में नहीं किया था उन्होंने। इस शेर के बच्चे ने क्या किया, आलोक ने, वो सारे 8-10 लोग जो उनका था ग्रुप ताजरों का बन के, उनको पकड़ के लाके जेल डाल दिया। यहाँ पे बम्बई लेकर आ गया खुसूसी जहाज में, इसके बहुत पावर था, उनको जेल में डाल दिया। अब जी वहाँ पे राह को पता चला यार हमारे जो ताजरों के बेस में हमारा पूरा नेटवर्क को इसने पकड़ के लेकर आके जेलों में डाला। और उधर दुबई पुलिस ने क्या कर दिया, दुबई पुलिस में हाई केस बन गया, हाई प्रोफाइल केस। उधर दुबई पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि ये सारे हमारे यहाँ जो ताजिर बन के तुमसे मिल रहे हैं, फलाना शेख से मिल रहे हैं, फलाना शेख से, ये हमारे मतलूब लोग हैं। तो दुबई में जो हिंदुस्तान की जो वो थी वो बहुत खराब हो गई। तो अब इसको बुला के इन्होंने क्या कर दिया जी, आलोक को कहा कि भाई आप जाके
उसके क्या कहते हैं अजित डोवाल वहाँ पे अजित डोवाल को उसके सामने मुलाकात करें आप उससे। तो ये अजित डोवाल के पास गया तो अजित डोवाल ने कहा तुम इस्तीफ़ा पेश करो मुझे। उन्होंने कहा इस्तीफ़ा मेरा पाऊँ आपको पेश करते हैं, माई फुट नहीं देता हूँ इस्तीफ़ा, जो करना करा। तो ये एक बहुत बड़ा केस बन गया। फिर अब इन्होंने आलोक शर्मा को ज़बरदस्ती रिटायर किया। अब ये एक आध दिन पहले की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान में CBI और उनके जो वो है रॉ, उनके दरमियान बहुत बड़ा क्लेश आया हुआ है। आलोक को रिटायर किया गया है ज़बरदस्ती, जो CBI के सरबराह थे। रॉ का नेटवर्क दुबई में पकड़ा गया और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दुबई इस मसले को हाई उस पर उठानी चाह रही है, बड़े सतह पे इस इशू को कि आपके जासूस या आपके अंडरवर्ल्ड के लोग यहाँ पे हमारे क्या कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैंने देखा इन दिनों में दुबई का जो झुकाव है पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वो पकड़ गया। तो ठीक है, इसके पीछे ये स्टोरी थी। आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हो गया। बहुत सारी स्टोरीज हमारी जो है वो रह गई थी। पाकिस्तान में को सियासत के लिए मौजूद तरीन मुल्क करार दे दिया गया 2019 के लिए, और पाकिस्तान में हरकत दहशतगर्दी में कौन मुलव्वस है ये भी हमने बात करनी थी। लेकिन आज के प्रोग्राम में ये दो टॉपिक हमारे रह गए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इससे बात करेंगे। आज हमने बात की कि सऊदी वलीअहद का फरवरी में दौरा है पाकिस्तान, और उससे क्या पाकिस्तान के मफादात जुड़े हैं और वो पाकिस्तान में क्या करने जा रहे हैं। ईरानी सफीर का पाकिस्तान में मिशन, क्यों वो वज़ीर इत्तलात और आर्मी चीफ से मुलाकातें कर रहे हैं। फिर एक जेली डिग्री इशू में बात की कि क्यों लोग जो है वो 57 लोग जो पाकिस्तान PIA में भर्ती थे जेली डिग्रियों पे, CPEC के कर्ज़जात के हवाले से बात की, फौजी अदालतों की दोस्ती की बात की, सिंध में फरोड ब्लॉक की बात की, और एक और अहम टॉपिक जो हमारा रह गया, नून लीग ने पंजाब में हुकूमत साजी के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी है, मुख्तलिफ लोगों से रब्ते शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत को किन खतरात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरी पाकिस्तान अवाम से ये दरख्वास्त है और पाकिस्तानी मुखलिसान पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि जब इमरान खान साहब ने आपसे अपील की थी कि जब इनके खिलाफ करप्शन के खिलाफ हाथ डाला जाएगा तो ये लोग चीखें मारेंगे और हुकूमत के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। आए इस वक्त पाकिस्तान को मजबूत करते हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन उन्हें नाकाम करते हैं। यही इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी आने वाली नस्लों की बका है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने खुद जहां मिनाज, फिरदौस जमाल और उबैदुर्रहमान शफी साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।